पीएलआई, सबसे पहला क्वेश्चन है पीएलआई का पूरा नाम क्या है। देखो पीएलआई है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। तो ये क्या है वैसे, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ये एक स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि प्रोडक्शन को, किसी के भी प्रोडक्शन को बढ़ाना, और बढ़ाना किस तरह से कि अगर कोई पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर कंपनी अच्छा प्रोड्यूस कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इसके अच्छे प्रोडक्शन के लिए बोनस देगी। तो ये जो स्कीम है इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि तुम्हें याद हो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हुआ था लॉन्च। मेक इन इंडिया काफी चर्चा में था 2016 के बाद से ही। तो 2014-15 के आसपास, मतलब जब से गवर्नमेंट आई है मोदी गवर्नमेंट, तब से ही इसका चल रहा था। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का बेसिकली बेस ये है कि जैसे कि कोई कंपनी है, अगर मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बताऊं कि कोई कंपनी है मोबाइल मेकर, ठीक है, और वो स्मार्टफोन का अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो उसके सेल्स को और बढ़ाने के लिए, उसका प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उसको बोनस देगी, उस पर्टिकुलर कंपनी को, कि आप अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको एक तरह से एनकरेज करने के लिए उस प्रोडक्शन का बोनस मिलता है। तो पीएलआई स्कीम से इतना हमें लाभ हुआ है कि जो फर्म होती है वो फिर बोनस के लिए अच्छा प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो पीएलआई का नाम याद रखना कि पूछ भी लिया जा सकता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। ठीक है, पीएलआई की फुल फॉर्म क्या है। एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी ज्यादा स्मार्टफोन बना रही है, और हमारे यहाँ पर ही बन रहे हैं टेक्नोलॉजी, मतलब हम अडॉप्ट तो उन्हीं की टेक्नोलॉजी कर रहे हैं बट बना यहीं पे रहे हैं, इतने सारे वहां से शिप नहीं करा सकते हम यहाँ के लिए, है ना। तो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए और अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, अपने लोगों की जो वो है उसको प्रमोट करने के लिए पीएलआई लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो उस पर उनको बेनिफिट मिल सके और जिससे कि वो और ज्यादा एनकरेज हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, का खोखा बांध किस नदी पर बना है। तो ये जो है नाइपर नदी है, कहाँ पर, इसमें यूक्रेन में। अब रिसेंटली क्या हुआ था, मैंने इसे इसके बारे में तुम्हें शायद पहले भी बताया है एक बार, का बांध, ये रिसेंटली रशिया की आर्मी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये कब बना था, 1956 में ये बना था, ठीक है, और उस समय जब यूक्रेन सोवियत यूनियन के अंडर में था, बाद में तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये सोवियत यूनियन के अंडर में था, नाइपर रिवर यूक्रेन में। और कौन से रीजन में है ये, खेरसन रीजन में, खेरसन रीजन में। तो रशिया की आर्मी ने ये वो कर दिया है डिस्ट्रॉय, और इसकी वजह से वहां पे भारी बाढ़ आ गई है उस रीजन में। तो ये एक तरह से वेपन है, वाटर को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें ब्लैक सी का बताया था, ब्लैक सी में वो उनकी वेल वगैरह पाई गई है, ठीक है, या डॉल्फिन पाई गई है, वो वेल जो वहां पे मिल ही नहीं सकती, वो वेल उन्होंने वहां पे जासूसी के लिए छोड़ रखी है, ऐसा सुनने में आया था। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, बांध तोड़ दिया रशिया ने यूक्रेन का, ताकि वहां पे और ज्यादा वो सबमिट कर दें उनको। बट क्योंकि यूक्रेन नेटो का मतलब नेटो से उसको मदद आ रही है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से मदद आ रही है, तो वो सबमिट करेगा नहीं, क्योंकि रशिया एक तरफ और सारे नेटो अलायंस एक तरफ, तो जिसको वहां से मदद आ रही है तो वो कभी सबमिट नहीं करेगा। फिर आता है वियना डिक्लेरेशन। देखो वियना डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वियना डिक्लेरेशन मानव अधिकार को लेकर है, ठीक है। अब मानव अधिकार कैसे, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 जून 1993 को, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 जून 1993 को, ये हुई थी वियना में, और वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है जो यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया अलग है ना। हम कभी कभी सोच लेते कि गलत लिखा गया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया एक ही है, ये दोनों अलग अलग है। तो अब मानव अधिकार क्या है, इसे क्या और क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। तो देखो ह्यूमन राइट्स जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो अडॉप्ट हुआ था, तो वो हुआ था 10 दिसंबर
ये आता है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 1948 में ये डिक्लेरेशन हुआ था, इसे कहते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। अब ये क्यों हुआ था? तुम्हें याद हो 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, और वर्ल्ड वॉर में दो, वही जापान का तो एग्जाम्पल था ही कि जापान पे बम, उन्होंने, यूएस ने बम डाल दिया था, एटम बम और ये सब। तो वहां पे उसमें उन्होंने उससे हमला किया था, एक तरह से न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले वहां यूज हुआ था उस वॉर में। तो उसमें बेटा जो लड़ रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोगों का क्या कसूर था जो वहां के सिटीजन थे? ठीक है, आपस में जो वॉर हो रहा है आर्मी का हो रहा है, ठीक है, आर्मी में तो दोनों तरफ होता ही है, कोई इधर से शूट हो जाता है, कोई इधर किल हो जाता है। लेकिन जो लोग थे नागासाकी में या फिर इसमें हिरोशिमा में, उनका क्या कसूर था? छोटे छोटे बच्चों का क्या उसमें दोष था? तो वो सारी चीजें देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ह्यूमन राइट इतना वायलेशन हुआ था कि दोनों तरफ जिस भी कंट्री का हो रहा था, वहां पे वहां की आर्मी उनके विमेन के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनके चिल्ड्रन को मार दिया था, और मतलब इतना वाइडली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था कि ये आफ्टर ऑल इन्होंने फिर 1948 में ये अडॉप्ट किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब ह्यूमन राइट क्या है कि मतलब वॉर दो कंट्री में हो रहा है, लेकिन जो सिटीजन है उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आर्मी उनको ना परेशान करे, या फिर उनको एक, कहते ना कि डिग्निटी वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वो डिग्निटी नहीं थी उस समय। अब क्या है, अब कहीं भी वॉर होता है तो जो सिटीजन होते हैं उनके ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो यूएन उस पर एक्शन लेगा। जैसे कि अगर रशिया ने भी किया है यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, तो उस पर भी सैंक्शन लग रहा है रशिया पे, है ना? है तो गलत ही। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हम वॉर को कंडेम नहीं कर रहे हैं, इंडिया वॉर चाहता ही नहीं है कभी भी, ठीक है। और अगर रशिया की बात की जाए तो हम रशिया को वैसे अगेंस्ट में वैसे नहीं जा सकते कि ओपनली हम कहें कि नहीं हम आपके अगेंस्ट हैं, ऐसे ही नहीं, हम वोट नहीं कर रहे हैं यूएन में, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हो रही है वहां पे हम वोट नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं देनी अपनी वो क्या बोलते हैं। और उसका कारण ये है कि हमें वहां वोट इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हम वहां उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हमें बैलेंस रखनी है पोजीशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वोट चाहते हैं, ठीक है, हम वॉर नहीं चाहते। तो वही चीज इसमें ध्यान में रखते हुए 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट हुए थे कि किसी के भी वॉर में या कैसे भी ह्यूमन राइट वायलेट ना हो, और अगर होते हैं तो यूएन उस पर एक्शन लेगा, वो पर्टिकुलर कंट्री जो सिग्नेटरी है उसमें वो उस पर एक्शन लेगी। जैसे कि इसी का नतीजा था कि हमारे, तुमने फंडामेंटल राइट, अब आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, तो फंडामेंटल राइट में बेटा आर्टिकल 21 है हमारा, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये भी ह्यूमन राइट से ही लिया गया है। और जो राइट टू इक्वालिटी है वो भी ह्यूमन राइट्स में से। तो कुछ कुछ चीजें हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स से अडॉप्ट की थी, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इतने में बना था ना 1949 में, तो और ये हुआ था 1948 में, तो हमने तब तक इसको अडॉप्ट कर लिया था, हम भी पार्टी है इसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसी में से हमने कुछ आर्टिकल अपने फंडामेंटल राइट में भी दिए हैं। अब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ह्यूमन राइट, तुम्हें क्या लगता है क्या है ह्यूमन राइट्स? एक एक तो होते बेटा फंडामेंटल राइट्स, तो ऐसे होते हैं कि वो कंट्री टू कंट्री वो करते हैं वेरी, मतलब किसी कंट्री ने मान रखा है तुम्हें कि ये फंडामेंटल राइट दिए, किसी कंट्री ने नहीं माना, ठीक है, वो तो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट ऐसे है कि जरूरी नहीं है कि जो यूएस में है, यूएस में जैसा है वैसा ही यहाँ भी होगा। इट मीन्स के तुमको राइट है फ्रीली मूव करने का, तो वो तुम्हारा राइट है, ठीक है। तुम्हें राइट है कि कोई भी तुम्हारा आर्बिट्रेरी अरेस्ट तुमको ना करे, ठीक है, या फिर तुम्हारा राइट है कि तुम्हें कोई रेस पे, कास्ट, रिलीजन के बेस पे तुम्हारे साथ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे। और एक और कि तुम्हें राइट टू स्लीप है, तुम जब चाहो तब सो सकते हो, ठीक है। राइट टू वर्क है, तुम्हारा काम करने का मन है तुम काम कर सकते हो। तो ये कुछ राइट है जिनके साथ, जो हमें कोई देता नहीं है, हम उनके साथ पैदा हुए हैं, यानी कि जन्म से, जो जन्म सिद्ध हमारे अधिकार है वो ह्यूमन राइट है, ठीक है, वो हम पे हमें कोई देगा नहीं, उनके साथ हम हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे साथ है वो ह्यूमन राइट्स हैं। तो इसमें इसमें काफी, इसमें भी आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स में भी,
और इसमें भी कुछ कुछ जब तुम पढ़ोगे ह्यूमन राइट्स का अलग से, मैं जब फंडामेंटल राइट आउट तो साथ साथ में तुम्हें फंडामेंटल राइट के साथ बता दूंगी, तो उसमें कुछ राइट ऐसे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट से मिलते मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये क्वेश्चन ये भी आता है, चलो ये मैंने अलग से नहीं लिखा, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है या ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को, और ये याद रखना वियना किस देश में स्थित है, वो है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब एक ये है, हाल ही में गुजरात तट पर कौन सा चक्रवात आया, ये जब अरब सागर में जनरेट हो रहा था विपार जो है, तब मैंने लिखवाया था ना तुमको कि विपार जो है क्या है। तो बेटा देखो साइक्लोन, अगर मैं तुमको बताऊं, देखो जैसे कि ये ओशन वाटर है, ठीक है, ये ओशन वाटर है। अब ओशन वाटर पे क्या होता है कि जैसे सनलाइट पड़ती है, टेम्परेचर इसका कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, तो जो हवा है यहाँ की वो ऊपर उठती है, यहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठती है इस तरह से। और जब ये हवा ऊपर उठेगी तो अपने साथ क्या लेके चलती है, ये मॉइस्चर, जो आसपास से पानी है वहां से मॉइस्चर उठा के चलेगी। अब ये मॉइस्चर जब उठा लेगी और ये, तो फिर क्या होगा बेटा, जब ऊपर जाती है ट्रोपोस्फेयर से ऊपर उठती है ये ट्रोपोस्फेयर में, तो तुम्हें याद हो कि टेम्परेचर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर ये ऊपर जाती है वैसे वैसे ये हवा जो ठंडी होने लगती है। जब ये ठंडी होती है तो ये जितना भी मॉइस्चर इसने लिया है ये फॉर्म कर लेती है यहाँ पे क्लाउड, इस तरह से ये क्लाउड फॉर्म कर लेती है। और यहाँ बहुत नैरो सा लो प्रेशर होता है क्योंकि सारी हवा जो है वो इस क्लाउड में जाने लगती है। ये एक बहुत, कहते हैं ना कि चक्रवात, तभी तो इसे चक्रवात कहते हैं क्योंकि ये राउंड शेप में हो जाता है इस तरह से, सारी हवाएं यहाँ पर, और यहाँ क्या रहती है इसकी आई, इसे कहते हैं आई, आई ऑफ द साइक्लोन। तो जब ये उठ जाता है ऊपर और ठंडा हो जाता है, तो वहां पे क्योंकि हल्का भी है ठंडा भी हो गया, तो विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसकी वजह से, विंड स्पीड की वजह से तो एडजॉइनिंग एरिया है वहां पर ये जाना शुरू कर देता है ऊपर। ठीक है, और वहां से फिर ये बारिश, भारी बारिश होती है, और वहां पे तूफान जैसी और वो भी होती है, बिजली भी और लाइटनिंग थंडर सब चीजें इसमें होती है। तो ये बेसिकली ये चक्रवात है। ठीक है, रीजन सिर्फ इतना है कि क्योंकि गर्मियों में हमारे समर सीजन में क्या होता है, पानी इसका वो हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और यहाँ का पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर की वजह से हवा ठंडी होती है और वो मॉइस्चर लेकर ऊपर उठती है, ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। ठीक है, ऊपर ऊपर जाके क्या होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो सुना है ना, क्या होता है कि भाप जब ठंडी होने लगती है तो वो पानी में फिर से चेंज हो जाती है, तो फिर से ये बारिश की बूंदों में फिर से चेंज हो जाएगा और ये बहुत बड़ा क्लाउड बनाता है। ठीक है, ये नॉर्मल क्लाउड से बहुत बड़ा होता है, तो यही चक्रवात का रूप ले लेता है, जो कि अभी गुजरात तट पर है, और वहां पे गुजरात तट पर तो कुछ 70,000 के करीब जो वहां के रहने वाले हैं उनको हटा दिया गया वहां से, क्योंकि वार्निंग पहले से ही आ रही है, 10-15 दिन पहले से ही वार्निंग आ गई है कि अरब सागर में साइक्लोन आ रहा है। लेकिन इस साइक्लोन का हमारे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे वेदर पे, मानसून नाम सुना है, तो ये वही है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, मॉनसून आ गया है केरला, वहां पे साइक्लोन जैसी कंडीशन डेवलप हुई है, तो केरला, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरह से फिर ये मॉनसून एंटर करेगा, और जुलाई तक ये शायद यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया तक, वेस्टर्न इसमें यूपी तक आ जाए। ठीक है, तो ये मॉनसून के लिए जिम्मेदार होता है। मॉनसून हमारे यहाँ पे मॉनसून के थ्रू ही बारिश होती है। ठीक है, और एक बारिश होती है सर्दियों में, जो सर्दियों में बारिश होती है वो बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ईस्ट मेडिटेरियन सी में जो हवाएं चलती है वो डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे यहाँ बारिश होती है, और उसी की वजह से वहाँ स्नोफॉल होता है। कश्मीर और हिमाचल जो हमारे हिमालयन रीजन है वहां पे स्नोफॉल होगा और हमारे यहाँ बारिश होगी, और वो बारिश गेहूं की फसल के लिए जरूरी होती है। तो गेहूं की फसल को कौन सी फसल कहते हैं, राबी, है ना, तो राबी की फसल के लिए। और अब जो ये वाली फसल बोई जाएगी इसे क्या कहते हैं, खरीफ, जो ये अक्टूबर में काटी जाएगी, है ना, चावल जो मेनली तो चावल ही है। हाँ, मक्का और क्या होता है,
हाँ, और कुछ सब्जी, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जैसे कि मूंगफली, है ना, जो अक्टूबर में आएंगी, तो ये कुछ इसकी हैं खरीफ की। तो राबी की तो अब कट गई, ठीक है। तो राबी की फसल में ये वाली बारिश जरूरी होती है, लेकिन खरीफ के लिए कौन सी बारिश चाहिए हमें? मानसून वाली। अब पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि बेटा चावल के लिए स्टार्टिंग में इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए। तुमने कभी देखा हो पैडी धान के खेत कि उसमें पानी हमेशा चाहिए जब तक वो ग्रो ना करे। हाँ, क्योंकि उसे, हाँ, जब तक मैच्योर नहीं हो जाता उसे इरिगेशन पूरी चाहिए। राबी को उतनी नहीं चाहिए, इसे स्टार्टिंग में पानी दे दो और फिर काम चल जाता है। स्टार्टिंग में ग्रो कर जाए बस ये एक बार, पर ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पता चला डूब गए, जैसे बीच में अभी हुई थी ना, मई से पहले, गेहूं कटने से पहले जब हुई थी, तो इसमें सबके बेचारों के खेत, कुछ के तो तबाही हो गए। तो ये है व्यापार जो है, याद रखना क्या कारण होता है। और ये सब हम ज्योग्राफी में पूरा अच्छे से कवर करेंगे, तो इसके बारे में कुछ अगर 1% कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कोई बात। अब हाल ही में ई रूपी वाउचर किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने अभी ई रूपी वाउचर लॉन्च किया है, ठीक है। अब ई रूपी वाउचर है क्या? ये नॉन बैंक पेमेंट है। नॉन बैंक मतलब इसका कनेक्शन बैंक से नहीं है। इसे ये मत समझना कि ये वो पेमेंट है, क्या बोलते हैं, यूपीआई। यूपीआई नहीं है, ठीक है। ई वाउचर लॉन्च कर दिए हैं आरबीआई ने। और ये कैसे रहेंगे? कॉन्टेक्टलेस और कैशलेस वाउचर रहेंगे, ठीक है। ये विया फोन या क्यूआर कोड के थ्रू वो ले सकते हैं इसको, लेकिन इससे वहीं पर आप इसको इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो जहां पर ये करते हो, जहां पर वो जो दूसरी पार्टी है वो भी इससे ट्रांजैक्शन कर रही हो, वहीं पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई ने फिलहाल में लॉन्च किया है। और अमाउंट जो है ई रूपी पे, जो ई वाउचर है, इस पे इन्होंने रखा है बस 1 लाख का, ठीक है। अभी तक सिर्फ 1 लाख का इन्होंने रखा है। अब इसका कैसे वर्क होगा? इससे हम नॉर्मल परचेज नहीं कर पाएंगे बेटा। इसका एक पर्पस है। इसका पर्पस क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि एक पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है किसी भी एम्प्लॉय का, वो किसी हॉस्पिटल में हो, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, मान लो वो चाहती है कि एम्स में हो इसका, तो वो वहां पे ई रूपी वाउचर उसके लिए इशू कर सकती है, इंडिविजुअल के लिए, अपने ही एम्प्लॉय के लिए। नॉर्मल जो पर्सन है उनके लिए ये नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम सोचने लगे कि हमारे लिए अभी नहीं अवेलेबल है, बट हो सकता है, क्योंकि आरबीआई सोच रहा है कि हम अपनी एक करेंसी लेकर आए, ई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के जैसी। तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो तो हम लॉन्च नहीं कर सकते बेटा, उसके फिर बहुत ज्यादा उससे डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज क्रिप्टो करेंसी के ज्यादा है। सुना है तुमने क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? हाँ, बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी होती है वो, बिटकॉइन वगैरह। हाँ, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी पॉपुलर हो रहा है, बट इंडिया में आरबीआई नहीं लॉन्च करना चाहता, क्योंकि बेटा उसके, हम तो अपनी जो नोट की करेंसी है, जो वैसी करेंसी है, फिजिकल करेंसी, उसी से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वही काफी है। उसकी वजह से ही बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है, जैसे कि ब्लैक मनी का इश्यू था, और जिसकी वजह से डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अगर क्रिप्टो करेंसी हम मार्केट में लाएंगे तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तो कम हो जाएँगे, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसलिए आरबीआई कह रहा है कि हम अपनी लॉन्च कर देंगे, बट दूसरे की यहाँ पर परमिशन नहीं देंगे कि कोई और कंट्री बिटकॉइन लॉन्च कर रही है, उसका हम यहाँ यूज़ करें, नहीं। हम अपना लॉन्च कर देंगे। तो ई रूपी के तहत एक शुरुआत समझ लो कि ई रूपी आ गया तो शुरुआत हो गई। चलो, चिकनगुनिया का संक्रमण किसके कारण होता है? देखो, चिकनगुनिया भी मच्छर से ही होता है। अगर ऑप्शन में आए कि चिकनगुनिया किसके कारण होता है, तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि ऑप्शन में वो कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी उसका नाम लिख सकते हैं इंसेक्ट का, ठीक है। तो चिकनगुनिया भी मच्छर से ही होता है, वो तो तुम्हें पता ही है। लेकिन कौन से उससे होता है? बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है? तो वायरस से होता है। तो इससे चिकनगुनिया वायरस होता है, इससे होता है। और ये बेटा हमारी कंट्री में, ये फीवर हमारी कंट्री में था नहीं, लेकिन ये आ गया था। ये बेसिकली जो है, कहाँ कहाँ का है ये? अफ्रीकन कंट्रीज का, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्रीज का है मेनली। अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये
हाँ, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका। ठीक है, एशिया में अब इंडिया में तो होता ही है, ठीक है, बट मेनली कहाँ से है, ये अफ्रीका से। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अफ्रीका में जनरेट हुई और फिर लेटर ऑन वो हमारे इंडिया में आ गई। ठीक है, जैसे इबोला वायरस और जीका वायरस, ये कुछ कुछ बीमारियां थी। तो ये चिकनगुनिया का संक्रमण भी मच्छर के द्वारा होता है, और इसके भी सिम्टम कैसे रहते हैं, सेम डेंगू और मलेरिया के जैसे, है ना, कुछ कुछ डेंगू और मलेरिया के जैसे, लेकिन उससे ज्यादा सीवियर होता है ये। अब से पहले कुछ समय पहले संक्रमण हुआ था 2016 के आसपास, याद है, हर घर में किसी ना किसी को हुआ था, पता है तुम्हें, हर घर में किसी ना किसी को हुआ था। और सच में जिससे भी पूछो तो वो यही बोल रहे थे कि हमारे घर में भी है। तो ये मच्छर के, क्योंकि मच्छर के द्वारा फैलता है तो इसलिए मच्छर तो रोक ही नहीं सकता ना कोई। अब क्यों बेटा हमारे यहाँ पे क्यों है ऐसा, तो हमारी कंट्री जो है हॉट और ह्यूमिड है। हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड। अब ह्यूमिड से क्या मतलब है, एक तो गर्म है, अब गर्म में भी कैसा गर्म है, ह्यूमिड वाला। ह्यूमिड मीन्स क्या, हमारे यहाँ पे मॉनसूनल जो बारिश होती है मॉनसून सीजन में, उसमें क्या होता है, पानी जमा हो जाता है बहुत जगह पे। और उसी का रीजन है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसका जो मॉस्किटो होता है जिसमें वायरस ये रहता है वो साफ पानी में ही रहता है। ठीक है, और वो साफ पानी कब अवेलेबल होता है उसको, जब मानसून की बारिश होती है। और अब तो और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई है, जैसे कि हमारे घरों में छत पे कोई चीज पड़ी रहती है ना, कुछ ऐसी कोई चीज जो यूजलेस है, उन चीजों को छत पे रख देते हैं, उनमें पानी भर जाता है, हमें पता तक नहीं चलता कि उसमें पनप रहे हैं मच्छर। ठीक है, तो इसलिए एक वो भी चली थी कैंपेन, उसमें टीवी पे भी दिखाते थे कि आप मतलब रेगुलरली सफाई कीजिए कूलर की, ये जो पानी वाले कूलर हैं, या रेगुलरली जो भी पानी की जगह है उनको, टंकी अपनी, ये सब साफ रखिए, क्योंकि ये साफ पानी में ही पलता है मच्छर, जिसमें ही होता है। अगर मच्छर को कंट्रोल कर लिया तो ये वायरस भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये है चिकनगुनिया। अब नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया शिप लॉन्च किया है। देखो, भारतीय नौसेना ने एक नया शिप लॉन्च किया है, उसका नाम है संशोधक। ठीक है, और ये कहाँ पर लॉन्च किया है, कट्टुपल्ली, चेन्नई, चेन्नई में ये शिप लॉन्च किया गया है अभी भारतीय नौसेना द्वारा। ये एक सर्वे वेसल की तरह काम करेगा। जो सर्वे वेसल्स होते हैं, वेसल्स मतलब शिप को ही कहते हैं, जो बड़े वेसल वो होते हैं शिप, उनको कहते हैं सर्वे वेसल्स। मीन्स कि जो मतलब फाइटर नहीं है ये, जो वहां पर उसमें सी में वो रखते हैं निगरानी, यानी जांच रखते हैं चारों तरफ, है ना। जैसे कि तुमने देखे हो, तुमने तो काफी मूवीज में भी दिखाए गए हैं शिप, शिप का क्या काम रहता है। उसमें नीचे वो भी रहते हैं आर्म्स, आर्म्स मीन्स के वेपन्स वगैरह भी रखे रहते हैं, कि फर्दर अचानक कोई अटैक हो जाता है तो नीचे से ही वार हो जाता है, कोई सबमरीन होती है तो नीचे से ही वो सबमरीन को खत्म कर देते हैं। तो ये एक सर्वे वेसल की तरह से लॉन्च हुआ है अभी संशोधक। अब बात करते हैं इसकी, क्या बात ये है, फिलीपींस। देखो, फिलीपींस में अभी 1000 ऑफ पीपल माउंट मेयन के आसपास जो रह रहे थे उनको वहां से हटाया गया है, क्योंकि माउंट मेयो जो है फिलीपींस में है और वो अचानक से उस इरप्ट हो गया। इरप्ट मतलब सक्रिय हो गया और उसमें से लावा निकलने लगा, तो वहां से उन लोगों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी कल भी हमने एक उसकी बात की थी, ज्वालामुखी की, माउंट काराकोता, काराकातो। तो जो काराकातो है वो इंडोनेशिया में है, और जो फिलिप ये है माउंट मेयोन, ये फिलीपींस में है। इंडोनेशिया और फिलीपींस पास पास है, ज्यादा दूर नहीं है, इंडियन ओशन में ही है ये। ठीक है, नहीं ये पैसिफिक ओशन में है, इंडोनेशिया इंडियन ओशन में है। तो ये अचानक से इरप्ट हो गया और वहां से 1000 ऑफ पीपल हटाने पड़े। ठीक है, तो लावा का इसका देखो, जो ये होता है ज्वालामुखी कैसे होता है पता है तुम्हें, देखो बस थोड़ा सा तुम समझ लो कि आज मेरा भी एग्जाम है, मैं निकल जाऊंगी जल्दी। देखो, हमारी जो पृथ्वी की लेयर है वो ऐसे है, अगर तुमने देखा हो, ये कोर है, ये मेंटल है,
ये क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर। बेसिकली क्या है, कोर इज सपोज टू बी, कोर इज सपोज टू बी इन ए लिक्विड स्टेज, नहीं इन अ सॉलिड स्टेज। इसे कहते हैं कि ये उससे बना है निफे। निफे, निफे मीन्स निकिल और फेरस, लोहा, आयरन और निकिल से बना हुआ है, तो ये सॉलिड में है। इसको कहते हैं कि ये जो है किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये बना है सियाल, इसे कहते हैं सियाल, इसे कहते हैं सीमा, इसे कहते हैं निफे। तो बेसिकली यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम कुछ मेटल है, और मेंटल में जो मेटल है वे लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में मीन्स कि जो लावे का एक तरह से सोर्स है वो ये है। अब होता क्या है, जब यहाँ पर क्या होता है, लावा रहता है। अब वो लावा जो है ऐसे, इनमें करंट चलती है बेटा, इन्हें कहते हैं कन्वेंशनल करंट, करंट चलती है, ठीक है, करंट चलती है। तो इसमें हाई एनर्जी रहती है, जब करंट चलती है तो इसमें हाई एनर्जी रहती है। अब जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जब ये ज्यादा मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रस्ट को तोड़ेगा। जब ये क्रस्ट को तोड़ता है तो इसमें से ये हीट और एनर्जी निकलती है, ये पहुंच जाती है फिर क्रस्ट तक, और जब क्रस्ट पे पहुंचती है तो ये ऐसे बाहर निकलता है, लाइक दिस, लेयर बना लेता है अपनी, ठीक है। क्योंकि जगह चाहिए ना। अब तुमने कोई चीज देखी हो, कोई चीज नीचे है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रही है, जैसे पानी का ही तुम एग्जांपल ले लो, कुछ जगह पे फाउंटेन, ये कुछ जगह होती है, तो पानी को जब जगह नहीं मिलती तो वो कहीं से भी निकलने की कोशिश करता है। तो सेम ऐसे ही ये कन्वेंशनल करंट घूमती रहती है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उसी की वजह से जो यहाँ पे लिक्विड मोल्टेन लावा है वो ऊपर आता है, और वो लावे की फॉर्म में यहाँ पर आके ठंडा हो जाता है क्रस्ट पे आके, और वो फिर धीरे 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 एक माउंटेन सा बना लेता है। एक्चुअल में ये माउंटेन नहीं होता, वो धीरे धीरे लेयर एक चढ़ी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे करके ये पूरा माउंटेन बन जाता है, ठीक है। और कभी भी हो सकता है, कुछ ज्वालामुखी ऐसे रहते हैं जिन्हें कह देते हैं कि ये तो काफी दिन से इरप्ट ही नहीं हुआ और वो अचानक इरप्ट हो जाता है। तो उसका यही रीजन है कि अचानक यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी कि वो, और यही कारण है कि माउंट मेयोन और कल जो माउंट कारा का, तो ये वो कर रहे हैं क्योंकि नीचे जो है ना हलचल हो रही है, जिसका हमें पता नहीं चलता, जब पता चलता जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये आज के लिए था। और ये चिटलुई नदी कहाँ स्थित है, मिजोरम में। ये हाईली पोल्यूटेड हो गई है, मिजोरम में ये नदी है, ठीक है।